Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 9th video. The chapter name is What Democracy and Why Democracy. तो जिन्होंने अभी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो ईजिली और अच्छे तरीके से समझ में आए. सो इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. और आपके लिए एक अच्छी खबर ये है, दिस इज़ द वेरी लास्ट पॉइंट ऑफ योर वीडियो ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो अभी तक हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, and we have discussed all the features of democracy, and after that we have discussed what are the disadvantages of democracy, and after that we have discussed about what are the advantages of democracy. Words जो हैं, जो आपका word use किया गया था like arguments against democracy, against मतलब हो जाएगा आपका disadvantages, demerits, या फिर जब हम बोलते हैं arguments for democracy, for मतलब favor में बात करना, मतलब advantages या merits, इस तरह के कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. ओके ये जो डेमोक्रेसी का ये जो पॉइंट है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का निचोड़ है. सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए. ओके द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो आपको इधर मैं बता दूँ, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा एंड द वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव. व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्या है ये? क्योंकि हम यहाँ पे एक मीनिंग को, जो डेमोक्रेसी की जो मीनिंग अभी तक हमने एक सिंपल सी मीनिंग पढ़ी, लोगों के कंसेप्ट के हिसाब से डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे. सो इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी. ओके ऑल द पीपल डू नॉट रूल. हम डेमोक्रेसी ज़रूर कहते हैं. डेमोक्रेसी में ये होता है कि जिसमें जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, बट इट डजेंट मीन कि इन दैट एवरी सिटीजन स्टार्टेड रूलिंग कंट्री ना. ये ज़रूरी नहीं कि वो हर एक इंसान, जो हर एक जो नागरिक है वो कंट्री को रूल करना स्टार्ट कर दे. मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, इवन द मेजॉरिटी डजंट रूल डायरेक्टली. द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जैसे आप क्लास में भी रहते हो तो एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, आपकी सारी शिकायतें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो मॉनिटर जो होता है वो क्लास टीचर के थ्रू आपको आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है. ठीक है ना. तो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड क्या होता है कि हमने जब हम एमएलए सेलेक्ट करते हैं या एमपीज करते हैं, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जब हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे थॉट्स को. जो हमारी मीनिंग है डेमोक्रेसी की, जो ब्रॉडर मीनिंग है वो ये कि हम जो ज़रूरतें हैं ये इनके थ्रू पास ऑन होती है हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. जो हेड होते हैं हमारे देश के, जो हेड होते हैं उनकी तक ये बात पहुंचती है. तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके द्वारा हमारे थॉट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं. क्यों ये आता है? वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वाई रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस. सो हियर इट इज गिवन 2 points. द फर्स्ट पॉइंट इज this one and the second point is this one. Okay, the first point, what is it saying that okay, modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. although हम select तो कर लेते हो, although हम मतदान कर देते हैं, इलेक्शन में इलेक्ट कर देते हैं अपने मेंबर्स को जिन्हें हम चुनाव में जिताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो तो अगर हम एक जगह लेके बैठेंगे सबको और सबकी बातों को सुनेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा और कहीं ना कहीं हम एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे. तो इन सब चीज़ों को, टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए, इन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या बना है? रिप्रेजेंटेटिव वर्ड बना है, जो रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे प्रॉब्लम्स को एक जगह ले जाकर रिप्रेजेंट करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो पहला पॉइंट कह रहा है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन. अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जनतंत्र की, आज आधुनिक जनतंत्र की हम बात करते हैं, गणतंत्र की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है कि इतने सारे लोगों को एक जगह बैठा के हम एक कलेक्टिव डिसीजन ले सकें. सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, इसलिए क्यों लाया गया रिप्रेजेंटेटिव क्यों लाया गया? ये था कि even if they could the citizen doesn't have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. क्या हो रहा है कि अगर ये पॉसिबल भी हो जाता, क्या कि लोगों को फिजिकली या प्रैक्टिकली अगर उन्हें बैठा कर डिसीजन करवा पाते या ले पाते, अगर ये पॉसिबल भी होता तो ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो इलेक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं होते, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं.
तो कहीं ना कहीं कुछ लोग की इच्छाएं नहीं होती, कुछ लोग नहीं, किसी का मन नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल इश्यूज में पार्टिसिपेट करें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है डिसीजन टेकिंग टाइम में, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव का जो मतलब हुआ वो यही था कि इसका जो कंसेप्ट है इसे लाया इसलिए गया क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा वो जितने भी क्लस्टर्स ऑफ पीपल हैं, जितने भी लोगों का झुंड है, उनकी बातों को एक सिंपल से और शॉर्ट तरीके में कम टाइम लगाते हुए हमारे सरकार तक पहुंचाएगा। ओके, जो दूसरी चीज़ हमें देखने को मिली है वो ये है कि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो क्या होता है समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। ये कभी कभी क्या होता है कि हम गणतंत्र का इस्तेमाल करते हैं किसी संघ के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जबकि हम सरकार के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं एक फ्रीडम मिलती है, ठीक है, अपनी बातों को कहने का, कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजंस। कि अगर हमारी सरकार ने कोई नियम या कानून हमारे लिए लागू कर दिया है, इफ़ अवर गवर्नमेंट इशूड एनी टाइप ऑफ रूल और रेगुलेशन ऑन अस, तो क्या होता है कि अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो कहीं ना कहीं हम उससे उस पर दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस अभी हमने अपने जब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात की थी, तो एडवांटेजेस में जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि वी आर हैविंग द राइट, कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोक्रेसी है इट अलाउज अस टू करेक्ट द ओन मिस्टेक, कि अगर हमने कुछ गलतियां कर दी गई हैं तो हम उसको सही कर सके कंसल्ट करके। हो सकता है कि हमने मतदान दिया और हमने जिसे चुना, हमें लगा स्टार्टिंग में कि हाँ वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी चीज़ों को समझेंगे, बट समहाउ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद हमें ऐसा लगा कि वो हमारी सोच पे नहीं खरे उतर रहे हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन आने पर हम क्या करेंगे, उन्हें वोट आउट कर देंगे। हो सकता है हम किसी और को अपना नेता या अपना रिप्रेजेंटेटिव हम चुन सकें। तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट ऑफ व्यू जो शो कर रहा है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि a democratic decisions involve consultation and consent of all those who are affected by that decision। कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है ना, जो गणतंत्र से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन मतलब लोगों से पूछ के और उनकी भावनाओं को, उनकी हर एक उम्मीदों को मद्देनजर रखते हुए इन सब चीज़ों को, किसी भी नियम को लागू किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ब्रॉडर मीनिंग की बात करते हैं डेमोक्रेसी की, अगर हम एक विस्तार से अगर हम व्याख्या करते हैं तो यही है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमें बताती है कि डेमोक्रेसी में रूल्स और रेगुलेशन जस्ट ऐसे ही नहीं पास कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो होती है वो इन्वॉल्व करती है कंसल्टेशन एंड कंसेंट, इन दोनों को मिला के फिर कोई रूल और नियम कानून हमारे बीच में लाया जाता है। इसी से एक पॉइंट और भी आता है, वो आता है हमारा गुड, एक आता है हमारा डेमोक्रेसी, ओके, एक वर्ड आता है हमारा डेमोक्रेसी, ओके, जिसे हम सिर्फ डेमोक्रेसी कहते हैं, ओके। और जो दूसरा वर्ड आता है वो आता है हमारा गुड, दैट इज गुड डेमोक्रेसी। गुड डेमोक्रेसी में क्या होता है और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है? एक होता है, कहा जाता है ना कि सिर्फ कह देना, ठीक है ना, एक होता है करके दिखाना और फिर कहना, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। एक होता है डेमोक्रेसी, ठीक है डेमोक्रेसी है, बट क्या वो फॉलो हो रही है? नहीं। बट गुड डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हम डेमोक्रेसी को एक अच्छे तरीके से हम जब इन्वॉल्व करते हैं, जब उसके आइडियल्स पे खड़े उतरते हैं, जब हम उनसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एक डेमोक्रेसी होती है, ठीक है गणतंत्र की हम बात करते हैं, पर जब हम वहाँ पे उस चीज़ों को नहीं फॉलो करते, लाइक इन चाइना क्या था, डेमोक्रेटिक था बट वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं था। वहाँ पे जनता की राय नहीं ली जाती थी, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते थे इलेक्शन को हेल्ड कराने के लिए, तो वो डेमोक्रेटिक था पर गुड डेमोक्रेसी में नहीं आता था। बट अगर हम जब इंडिया की बात करते हैं तो ये होता है कि क्या होता है कि हमें मौका दिया जाता है, कई तरह की रूलिंग पार्टी हमारे सामने आती है एंड ये डिसीजन हमारे ऊपर होता है कि हम किसे वोट करना चाहते हैं, किसे इलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गुड डेमोक्रेसी में आ जाता है, ये डिफरेंस हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो आइडियोलॉजी एक है ना डेमोक्रेसी को लेके, जो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी को लेके, वो कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाती है, ओके। और जो लास्ट पॉइंट है वो यही है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कहते हैं आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी का, वो यहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इफ़ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, अगर जो हम डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी, जो आइडियल्स अगर हम उनको सीरियसली लेते हैं, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। तो कोई भी देश, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी देश फुली डेमोक्रेटिक नहीं है, ओके। डेमोक्रेसी शोज इक्वालिटी ईच एंड एवरीथिंग, बट हर एक देश डेमोक्रेटिकली
नहीं है। परफेक्ट डेमोक्रेसी हमें किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे पता है, आप अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जाना आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखे। तो यही बात बताने की कहीं पे डेमोक्रेसी वर्ड्स पूरे तरीके से लागू होती है, तो कहीं पे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ देती है। बट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इफ वी टेक दिस आइडियाज सीरियसली, हम इन आइडियाज को सीरियसली लेते हैं, तो कोई भी देश क्या होता है, फुली डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है ना? तो हमने जब डिसएडवांटेजेस पढ़ा था तो बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ा, उसमें काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। तो क्यों नहीं है डेमोक्रेटिक और क्यों फुली डेमोक्रेटिक नहीं है, तो इसका रीज़न ये है कि इसलिए क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी, ओके, मोनार्की सिस्टम, ओके, और डिक्टेटरशिप ले लीजिए आप, ठीक है ना, इन 3 तरह की चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेसी ज़्यादा सही लगती है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो डेमोक्रेसी वर्ड अच्छा है, ये हमें लिबर्टी देता है, हमें इक्वालिटी शो करता है, कहीं ना कहीं हमें बहुत से पॉइंट को शॉर्ट आउट कर देता है, ओके। बट जब हम मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटरशिप को देते हैं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीपल इंक्लूडेड ही नहीं है, इंक्लूड होते ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी फुली नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी देश में डेमोक्रेटिक कंट्री कोई फुली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती। बट हम जब इंडिविजुअली अगर हम डेफिनेशन वाइज अगर हम चेक करते हैं मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी इन तीनों में क्या होती है, सबसे हायर पोस्ट पे होती है, सबसे हायर पॉइंट्स लेके जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है वो अपने में ही इसमें में कंप्लीट हो जाती है। बट हाँ, कोई भी देश फुली डेमोक्रेटिक नहीं होता, ओके। क्या कहा जा रहा है, yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we people democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन बता रही है, it helps us to distinguish, क्या बता रहा है यहाँ पे जो लाइन है, it helps us टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। मतलब एक नॉर्मल डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में हमें यहाँ पे क्या बताता है, डिफरेंस बताता है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, वो हमारी जो वीकनेस है, जो हमारी जो कमी है, उनको दूर करती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब हम रहते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतनी क्षमता को लेकर आते हैं कि हम अपनी क्षमता से कोई एक दावेदार को चुन सके जो हमारे भावनाओं को, जो हमारे डिसीजंस को हमारी सरकार तक पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम कह तो रहे हैं कि कोई भी कंट्री फुली डेमोक्रेटिक नहीं होती, बट एक थोड़ी सी भी अगर हम जब डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डेमोक्रेसी को जज करते हैं तो डेमोक्रेसी हाई पॉइंट से संग आगे रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी में ग्रेट डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल ये दिस चैप्टर इज ओवरऑल अबाउट द डेमोक्रेसी, गणतंत्र। एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यही बनते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ये है कि डेमोक्रेसी है क्या, ओके, डेमोक्रेसी क्या है। पहले तो आपको पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उसके फीचर्स। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि डेमोक्रेसी क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स आपको ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मैंने एक एक फीचर्स आपके संग डिस्कस किया है हर एक वीडियो में। एंड आई होप कि आप उस फीचर्स के गो थ्रू होइए, और आपको जितनी भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूँ, ओके। जो सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हमारा है कि अभी तो हमने जाना कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या आती है और डेमोक्रेसी के फीचर क्या आते हैं। जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि एडवांटेजेस, एक तो हो जाएगा डिसएडवांटेज, ओके। पहला डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा है वो था डिसएडवांटेज क्या था, ठीक है, डिसएडवांटेज या फिर अगेंस्ट। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह का आपका सेकंड क्वेश्चन बनेगा। जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका, वो आपका रहेगा एडवांटेजेस में। क्या रहेगा आपका? वो आपका रहेगा एडवांटेजेस में, ठीक है ना। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन बनेगा वो होगा आपका एडवांटेजेस, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि हमने जब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जब फीचर्स पढ़े थे तो हमने कुछ कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल लिए थे, लाइक जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आपका फ्रेमवर्क जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, और चाइना, मैक्सिको है, तो इनसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। और मैंने इन पूरी वीडियोस में कोशिश की कि हाँ आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर सके, और आई थिंक इससे ज़्यादा और क्वेश्चन फ्रेम हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इश्यू होता है
तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं। एंड आपका चैप्टर इसी के संग कंप्लीट होता है। फाइनली आपका वर्ड डेमोक्रेसी एंड वाइट डेमोक्रेसी सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मेरी सारी वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।